नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बताएं कि विपक्षी दलों का तिरंगा मार्च आज निकल रहा है और संसद भवन से विजय चौक तक विपक्षी दल जो है वो तिरंगा मार्च निकाल रहे हैं। सभी विपक्षी दल एकजुट हैं और तिरंगा मार्च में सभी विपक्षी दल जो है वो शामिल हो रहे हैं। तो अहम खबर, बड़ी खबर, ये तस्वीरें आपको अब थोड़ी देर में हम दिखाएंगे कि किस तरीके से विपक्षी सांसद जो है वो तिरंगा मार्च निकाल रहे हैं और तमाम पूरा विपक्ष जो है वो एकजुट है, एकजुट इकट्ठा है और सभी लोग मिलकर के दरअसल आपको बता दें कि सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। यहाँ पर तमाम विपक्षी दलों का ये तिरंगा मार्च है जिसे वो निकाल रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से हाथों में तिरंगा लेकर के ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। Values issue, we will take it to the people of this country. Wait, man, let me hold it. I think the Constitution and the flag has to be upheld. The Constitution and the flag has to be protected. And the way this government is going about its daily activities. तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से विपक्षी दल जो है वो संसद भवन से विजय चौक तक आज तिरंगा मार्च जो है वो निकाल रहे हैं। सभी विपक्षी दल एकजुट हैं, एक साथ हैं और विपक्षी दलों का ये तिरंगा मार्च है। तो आज कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के सांसद जो है वो संसद भवन से विजय चौक तक तिरंगा मार्च निकाल रहे हैं। आपको बता दें कि इसमें कांग्रेस शामिल है। कांग्रेस के अलावा इसमें दुर्मुख, समाजवादी पार्टी और इसी बीच और भी तमाम जो विपक्षी दल हैं वो एक साथ एकजुट हैं। वो किसी भी, ये तो देखा लोगों ने कि विपक्ष के लोग व्यवधान पैदा करते हैं, लेकिन पहली बार है कि सत्ता पक्ष ने 13 मार्च से आज तक जब कभी बोलने की कोशिश की एलओपी ने या विपक्ष में किसी ने, बलपूर्वक वहां से शोर शुरू हो जाता है। मंत्री से लेकर उनके साधारण सदस्य तक सब लोग शोर मचा के व्यवधान करते हैं। तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है। किस लिए? भ्रष्टाचार को बचाने के लिए, अडानी को बचाने के लिए। क्योंकि लूटने वाला अगर गुनाहगार है अडानी, तो लुटवाने वाली सरकार भी गुनहगार है। हाँ, भाजपा को है शायद बुद्धि आ जाए, सद्बुद्धि आ जाए, गोडसे का रास्ता छोड़ के गांधी का अपना ले अगर वो, तो मैं समझता हूँ इसीलिए तिरंगा यात्रा। तो सभी विपक्षी दल जो है एक साथ ही तिरंगा मार्च में सभी विपक्षी दल शामिल हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। आपको बता दें कि मंत्री सत्येंद्र जैन को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा है। जी हां, सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। वैभव और अंकुश जैन की भी याचिका खारिज हुई है। तो मंत्री सत्येंद्र जैन को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा है। बड़ी खबर, अहम खबर, सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। बता दें आपको कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट ने याचिका खारिज की है। ईडी ने पिछले साल 30 मई को गिरफ्तार किया था सत्येंद्र जैन को। तो बड़ी खबर, अहम खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट ने याचिका जो है वो अब खारिज कर दी है। ईडी ने पिछले साल 30 मई को गिरफ्तार किया था सत्येंद्र जैन को और सत्येंद्र जैन की मुश्किलें जो है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है क्योंकि अब दिल्ली हाईकोर्ट से सत्येंद्र जैन को ये झटका लगा है। तो अहम खबर, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत याचिका जो थी वो खारिज हो चुकी है सत्येंद्र जैन की। और अब अहम खबर एक और, आरबीआई के एमपीसी बैठक के बाद ऐलान सामने आया है। आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। आपको बता दें कि 6.5% पर रेपो रेट जो है वो बना हुआ है। जरूरत के हिसाब से फैसला करेंगे, ये कहना है आरबीआई का। तो आरबीआई की एमपीसी की बैठक थी जिसके बाद अहम ऐलान किया गया और ऐलान के तहत कहा यह गया कि आरबीआई ने रेपो रेट में कोई भी बदलाव जो है वो नहीं किया है। 6.5% पर रेपो रेट जो है वो बना हुआ है। इसके आगे आरबीआई की तरफ से कहा गया है कि जरूरत के हिसाब से आरबीआई जो है वो फैसला लेगी। तो अहम खबर, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं कि आरबीआई की एमपीसी की बैठक हुई। बैठक के बाद बड़ा ऐलान जो था वो किया गया जिसमें साफ ये कर दिया गया कि फिलहाल आरबीआई ने रेपो रेट में कोई भी बदलाव जो है वो नहीं किया है। That as of now, the Indian banking system remains sound and healthy, with strong capital and liquidity position, improving asset quality, better provisioning coverage, along with the improved profitability. Governor said in his statement also, it's an evolving position, and we are living in an uncertain period. But one thing I would like to add, that the prudential regulation
are across the commercial banks are uniformly applied, whether it is SLR, CRR, LCR, NSFR. तो आपको बता दें कि रेपो रेट 6.5% ही रहेगा और आरबीआई गवर्नर बोले हैं कि एमपीसी ने इसे परिवर्तित रखने का फैसला जो है वो फिलहाल क्या है। तो अहम खबर, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं कि फिलहाल आरबीआई की जो बैठक थी उसमें अहम फैसला ये कि 6.5% पर रेपो रेट जो है वो बना रहेगा। तो अपनी आरबीआई ने यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने आज अपनी ताजा मौद्रिक नीति की घोषणा कर दी है। आरबीआई गवर्नर ने बताया कि रेपो रेट को 6.5% पर अपरिवर्तित रखा गया है, मतलब कि अब ये रेपो रेट इतना ही रहेगा फिलहाल, क्योंकि रेपो रेट में कोई भी बदलाव जो है वो नहीं हुआ है। तो आरबीआई गवर्नर है शक्तिकांत दास, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस दौरान ये जानकारी साझा की। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कर्नाटक विधानसभा चुनाव की। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। कांग्रेस ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है और इस दूसरी लिस्ट में 42 उम्मीदवारों के नाम हैं। अब तक 166 सीटों के नामों का ऐलान हो चुका है। 25 मार्च को 124 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की गई थी। कर्नाटक में 10 मई को एक ही चरण में चुनाव होने हैं और कर्नाटक में 13 मई को वोटों की गिनती होगी। तो अहम खबर, बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं कि अब तक 186 सीटों के नामों का ऐलान जो है वो हो चुका है। दूसरी लिस्ट कांग्रेस की तरफ से जारी हो चुकी है। 25 मार्च को 124 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जो थी वो जारी की गई थी। तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है और कांग्रेस जी जान से जुटी है और आज कांग्रेस ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जो थी वो भी जारी कर दी है। दूसरी लिस्ट में 42 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके ऊपर कांग्रेस ने भरोसा जताया है, यानी 42 उम्मीदवारों के नाम इस दूसरी लिस्ट में शामिल हैं। तो बड़ी खबर, अहम खबर कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं बीजेपी के 44वें स्थापना दिवस की। बीजेपी का 44वां स्थापना दिवस है आज और पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को इस दौरान संबोधित किया। आपको बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने संबोधित किया और साथ ही साथ बीजेपी के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं भी दी पीएम मोदी ने। तो आज पूरा देश हनुमान जयंती मना रहा है, ये भी जिक्र किया हनुमान जयंती का पीएम मोदी ने। उन्होंने कहा कि बीजेपी हनुमान जी से प्रेरणा पाती है, हनुमान जी का जीवन आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। पीएम मोदी बीजेपी के लिए, उन्होंने कहा कि बीजेपी के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, ये कहते हुए नजर आए पीएम मोदी। इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्र सर्वोपरि ही बीजेपी का मंत्र है। भारत अब अपनी शक्ति पहचान चुका है, बीजेपी लोकतंत्र से पोषित है और भी तमाम कई बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संबोधन के दौरान कही। क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने, सुनवाते हैं आपको। अन्य सभी पदाधिकारीगण 2014 में जो हुआ वो केवल सत्ता परिवर्तन नहीं था। 2014 में भारत के लोगों ने भारत के पुनर्जागरण की नई यात्रा का शंखनाद कर दिया है। हमें भाजपा को 21वीं सदी की भविष्य की पार्टी बनाना है। हमें दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी अति आत्मविश्वास का शिकार नहीं होना है। लोगों ने अभी से कहना शुरू कर दिया है कि 2024 में भाजपा को कोई नहीं हरा सकता। ये बात सही भी है। आज देश का गरीब, देश का सामान्य मानवी, देश का युवा, देश की माताएं, बहनें, बेटियां, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, आदिवासी, हर कोई भाजपा के कमल को खिलाने के लिए, भाजपा के कमल की रक्षा करने के लिए वो ढाल बनकर के खड़ा हुआ है। बहुत सारे दल सामाजिक न्याय के नाम पर राजनीति का दिखावा करते रहे हैं। इन दलों ने, उनके मुखिया अपने परिवार का भला कर लेते हैं, अपने समाज का कतई नहीं।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि बीजेपी के लिए राष्ट्र जो है वो सर्वोपरि है, और साथ ही साथ उन्होंने आज, क्योंकि आज हनुमान जयंती है, उसका भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हनुमान जी से तमाम हम लोग जो है यानी बीजेपी जो है वो प्रेरणा लेती है और प्रेरणा के स्रोत है हनुमान जी। इसके अलावा उन्होंने बता दी कि अपनी उपलब्धियां तो गिनाई कि बीजेपी ने इतने सालों में कैसे देश को आगे पहुंचाने का काम किया है, और बीजेपी ने कैसे आज तक कई काम ऐसे किए हैं जिसकी वजह से विदेशों में भी बीजेपी की चर्चा होती है। तो बीजेपी का बढ़ता जनाधार अटल और आडवाणी ने दरअसल बीजेपी की नींव जो थी वो रखी थी। अब बीजेपी का जब इतिहास की हम बात कर रहे हैं, 44वां साल बीजेपी को लग चुका है, तो उसके बारे में कुछ तथ्य हैं जिन्हें आपको जानना बहुत जरूरी है। बीजेपी के पहले अध्यक्ष जो थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो बीजेपी का जनाधार कैसे बढ़ा, कैसे धीरे धीरे शुरुआत हुई, वो आप इन ग्राफिक्स के जरिए समझिए। दरअसल राम मंदिर आंदोलन के साथ बीजेपी का ग्राफ जो था वो लगातार चढ़ता चला गया। राम मंदिर का जब भी जिक्र आया तो बीजेपी ने उसे अपने आप से कभी अलग नहीं होने दिया। पहली बार 1984 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने महज 2 सीट पर जीत हासिल की थी, 2 सीट बीजेपी के खाते में गई थी, और 1989 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 85 सीट हासिल की थी। तो अब आप समझिए कि धीरे धीरे कैसे बीजेपी का जनाधार जो था वो बढ़ता चला गया। 1991 के लोकसभा चुनाव जब हुए तो 1991 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की संख्या 85 से 120 सीटों पर पहुंच गई थी। उसके बाद पहली बार 1990 में 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी। तो पहली बार हुआ था 1990 में जब 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार जो थी वो बन गई थी। राम मंदिर आंदोलन हुआ, आंदोलन के बाद बीजेपी ने 1991 में उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाई। तो राम मंदिर आंदोलन के बाद 1991 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, और पहली बार 1996 में बीजेपी ने केंद्र में सरकार बनाई। तो 1996 वो साल जब पहली बार बीजेपी केंद्र की सत्ता पर काबिज हुई, और 1998 में दूसरी बार बीजेपी ने फिर से केंद्र में सरकार बनाई। अब बीजेपी का इतिहास क्या है वो आप समझिए। अटल और आडवाणी ने बीजेपी की नींव जो थी वो रखी थी, क्योंकि इन दोनों चेहरों की, इन दोनों नाम की बहुत बड़ी भूमिका बीजेपी के अंदर रही है। बीजेपी के पहले अध्यक्ष जो थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो अब बीजेपी का इतिहास क्या है उसे आपको हम समझाने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। तो बीजेपी के आपको बता दें कि 1980 से 1986 तक अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो अध्यक्ष रहे थे बीजेपी के। तो बहुत बड़ी भूमिका अटल बिहारी वाजपेयी ने निभाई है बीजेपी के अंदर। बीजेपी के दूसरे अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो दूसरे अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी जो थे वो बने थे, और उसके बाद लालकृष्ण आडवाणी को आज भी जब भी याद किया जाता है। और बीजेपी अध्यक्ष और कार्यकाल जो है वो भी इन तस्वीरों के जरिए आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे कैसे बारी बारी से तमाम लोग जो थे वो आते रहे और जाते रहे, लेकिन बीजेपी के अध्यक्ष जो थे वो बदलते रहे, और कार्यकाल जो था वो लगातार बीजेपी का बढ़ता चला गया। तो ये तमाम तस्वीरें ग्राफिक्स के जरिए नितिन गडकरी हो, राजनाथ सिंह हो, अमित शाह हो, या फिर जेपी नड्डा हो, कौन कौन कब कब अध्यक्ष रहा, किसका कार्यकाल कितना लंबा रहा, इन ग्राफिक्स के जरिए ये समझाने की कोशिश आपको यहाँ पर हम कर रहे हैं। तो नितिन गडकरी की हम बात करें, और देखिए 2 से 303 सीटों का सफर आप समझिए। 1984 का साल था जब महज 2 सीटें, 1989 का जब साल आता है तो 85 बढ़कर संख्या हो जाती है, 1991 आते थे 120, 1996 161, और 1998 में ये आंकड़ा बढ़कर 182 सीट तक पहुंच जाता है। तो देखिए साल जो थे वो बदलते चले गए, लेकिन सीट का आंकड़ा जो था वो भी धीरे धीरे बढ़ता रहा। 2019 में ये आंकड़ा 303 पर सिमट हुआ है। तो बीजेपी के 44वें स्थापना दिवस को लेकर उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम ने भी आज बहुत कुछ कहा। पार्टी के बारे में क्या कहा वो आपको सुनवाते हैं। मैं पूरे प्रदेशवासियों को, प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। श्रद्धेय अटल जी ने जो सपना देखा था वो आज पूरा हुआ है। मैं सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से आदरणीय मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी लगातार लोगों के संपर्क में रहती है। भारतीय जनता पार्टी लगातार लोगों के संपर्क में रहती है, और कोई एक दिन की कवायद नहीं है। प्रतिदिन हम लोग सड़क पर रह करके जनता के सुख दुख में शामिल होते हैं, और जनता का आशीर्वाद दिनों दिन भारतीय जनता पार्टी के साथ बढ़ रहा है। 43 साल पूरे होने के बाद 44वें साल में प्रवेश कर रहे हैं, और यह हम सब कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही गौरव का दिन है। और मैं एक एक कार्यकर्ता को बधाई देता हूं। पार्टी हमारी माँ है, और माँ के कारण से ही हम सब आज यहाँ तक पहुँचे। सामाजिक न्याय सप्ताह 6 अप्रैल से 14 अप्रैल ये भारतीय जनता पार्टी सदैव से ये कार्यक्रम मनाती रही है, और इसको हम जन जन तक ले। और आइए आपको सीधा ले चलते हैं गुजरात, जहां पर अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। કહી શકું, આંકડાઓના આધારે કહી શકું, વિગતોના આધારે કહી શકું કે આઝાદી પછી ભારતીય જનતા પાર્ટીનું શાસન જ્યારે જ્યારે આવ્યું, પહેલા અટલજીનું હોય કે પછી નરેન્દ્રભાઈનું શાસન આવ્યું,
અટલજીના શાસનમાં પૂર્ણ બહુમતી નથી, છતાંય અટલજીનું શાસન આવ્યું ત્યારે અને અત્યારે નરેન્દ્રભાઈનું શાસન 10 વર્ષ થવા, 9મું વર્ષ હવે બેસશે, 9 વર્ષ પૂરા થશે, 10મું વર્ષ બેસશે. આ 10 વર્ષની અંદર જ્યારે જ્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીનું શાસન આવ્યું, ભારતીય સંસ્કૃતિનો ધ્વજ સમગ્ર વિશ્વની અંદર બુલંદ કરવાનું કામ ભારતીય જનતા પાર્ટી. મિત્રો, જ્યારે નરેન્દ્રભાઈને પૂર્ણ બહુમતી મળી, બધાએ કહ્યું કે હવે શું બાનું છે ભાઈ, પૂર્ણ બહુમતી આવી ગઈ. 2019માં ફરીવાર પૂરી બહુમતી આવી, ઉઘરાણી થવા માંડી. 370 નું શું? તમે 1950 થી વચન આપ્યું છે, વાતે સાચી. અમે 1950 થી કહેતા હતા એક દેશમાં 2 નિશાન, 2 પ્રધાન અને 2 વિધાન, 2 સંવિધાન એક દેશમાં ના હોય, 2 ધ્વજ પણ ના હોય અને 2 વડાપ્રધાન પણ. અને 5મી ઓગસ્ટ 2019 નરેન્દ્રભાઈએ કશું એ બોલ્યા વગર કલમના એક ઝાટકે 370મી કલમ હંમેશા માટે દેશભરના રાષ્ટ્રપ્રેમી નાગરિકોના મનમાં જે ગરીબ હતો, તવંગર હતો, મોટા ઉદ્યોગપતિઓ હતા, રિક્ષા ચલાવવાનો જણ હતો કે હોટલમાં પીરસવાળો વેટર હતો, બધાના મનમાં એક સંતોષ થઈ ગયો કે આઝાદી પછી નરેન્દ્રભાઈએ લોકોની ઈચ્છા પૂરી કરી અને આજે કાશ્મીર આપણું છે. રામ જન્મભૂમિનો વિષય, બાબરના જમાનાથી લાખો લોકોએ બલિદાન આપ્યા હતા. હજારો સંતોએ પોતાના પ્રાણની આહુતિ આપી, કેટલા યોદ્ધાઓએ જીવન ગુમાયા. तो गुजरात में अमित शाह है. चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं दिल्ली से अहम खबर की. दिल्ली के जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा निकाली जा रही है. बता दें आपको कि विश्व हिंदू परिषद शोभा यात्रा निकाल रही है. हनुमान जन्मोत्सव पर शोभा यात्रा निकाली जा रही है. शोभा यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है. संवेदनशील इलाके में अतिरिक्त फोर्सेज जो है वो तैनात की गई है. तो विश्व हिंदू परिषद शोभा यात्रा निकाल रहे हैं. शोभा यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है. तो हनुमान जन्मोत्सव पर ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है. तो आज हनुमान जयंती के दिन विश्व हिंदू परिषद पूरी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में शोभा यात्रा निकाल रही है. जहांगीरपुरी के इलाके में भी पुलिस ने कुछ शर्तों के साथ शोभा यात्रा निकालने की इजाजत दी है. इसके बाद पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है. इस दौरान न्यूज इंडिया ने डीसीपी नॉर्थ वेस्ट जितेंद्र मीणा से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने अपनी तैयारियों के बारे में जानकारी दी. जितेंद्र जी, जहांगीरपुरी में जिस तरीके से पिछले साल जो हिंसा हुई थी, इस बार क्या दिल्ली पुलिस की तैयारी है और क्या रूट शोभा यात्रा के लिए दिया गया है? दिल्ली पुलिस की तरफ से चाक चौबंद व्यवस्था की गई है और जो रूट मांगा गया था उसको रेगुलराइज किया गया है और पैरामिलिट्री फोर्सेज के साथ साथ में लोकल पुलिस का पर्याप्त मात्रा में तैनाती की गई है. क्या कितनी दूरी की जो शोभा यात्रा है वो निकाली जाएगी, इसको लेकर कुछ बात हुई? हाँ, इसको लेकर बात हुई है आयोजकों से और जो लंबी यात्रा कर रहे थे और जो मिक्स पॉपुलेशन से कर रहे थे उस चीज़ को रेगुलराइज किया गया है. यहाँ पर हमने देखा ये जो मस्जिद है यहीं पर पिछले बार हिंसा हुई थी, क्या दोनों समुदाय के लोगों से आपकी कोई बातचीत? हमारी अमन कमेटी से बातचीत हुई है और लोगों से ये कहा गया है कि अपने समुदाय के लोगों को ये बताएं कि लोग इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखें. कितने जवानों को तैनात किया गया? टोटल लोकल पुलिस के लगभग 400 जवान तैनात हैं और 4 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्सेज अभी तक तैनात की गई है. तो बिल्कुल जहांगीरपुरी के अंदर जो शोभा यात्रा निकलेगी हनुमान जयंती को लेकर, उसके लिए पूरी तैयारियां जो है वो यहाँ पर की गई है. दिल्ली पुलिस के तमाम जवानों को यहाँ पर तैनात किया गया है क्योंकि पिछले साल इसी जगह पर जो हिंसा थी वो हुई थी. इस लिहाज से दिल्ली पुलिस जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर मुस्तैद नज़र आ रही है. साफ तौर पर बात करें तो यहाँ पर खुद जो जितेंद्र मीणा जी हैं, नॉर्थ वेस्ट के डीसीपी हैं, उन्होंने कहा कि इस बार हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं और किसी तरीके की हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेंगे. कैमरा पर्सन नरेश के साथ नमित त्यागी, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली. और आज तमाम विपक्षी दल जो है वो तिरंगा मार्च निकाल रहे हैं और अब ऐसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है. आइए सुनते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कुछ कह रहे हैं. कौन सी घटनाएं घटी और पार्लियामेंट को किस तरीके से सरकार के लोग
ट्रेजरी बेंचों ने इस बजट को चर्चा में नहीं लाने का जो पूरा प्रयास किया, उस बात को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मोदी सरकार डेमोक्रेसी के बारे में तो बहुत बातें कहती है, लेकिन जो कहती है उसके तहत चलती नहीं। और आपको एक ही उदाहरण बताऊं, 50 लाख करोड़ का बजट केवल 12 मिनट में पास किया गया। और वो हमेशा कहते गए कि अपोजिशन पार्टी को इंटरेस्ट नहीं है, वो डिस्टर्ब, लेकिन डिस्टर्बेंस तो रूलिंग पार्टी से हुआ। और जब कभी हम बोलने के लिए उठते थे और हम नोटिस देते थे, नोटिस की चर्चा की मांग जब करते थे, तब वो हमको बोलने नहीं देते थे। और ऐसी पहली बार हुआ। मैं भी अपने जीवन के 52 साल समाप्त करके 53 साल में कदम रखा हूं, चाहे असेंबली में हो चाहे पार्लियामेंट में, ऐसा कभी नहीं देखा। मैं 5 साल लोकसभा में भी था अपोजिशन लीडर, ऐसा वक्त कभी नहीं आया। और यहां पर 2 साल से मैं देख रहा हूं कि यहां पर खुद ही रूलिंग पार्टी के लोग ही डिस्टर्ब करते हैं। और इसका उद्देश्य यही है, जो हमने मुद्दे उठाए हैं, खास करके अदानी के इशू पे, सारे 18-19। तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।